माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करते हैं पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। आज की वीडियो में मैं अंकित शर्मा इन्फिनिटी क्लासेस में आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज की जो हमारी वीडियो पार्ट 7 वीडियो है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के बारे में। ठीक है, इससे पहले वीडियो में हमने बात की थी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के बारे में। ठीक है, यानी कि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को हिंदी में हम कहते हैं अंतर्नियम। ठीक है, अंतर्नियम से क्या मतलब है, इसकी विषय सामग्री क्या है और इसमें परिवर्तन किया जा सकता है, यदि किया जा सकता है तो किस प्रकार से किया जा सकता है। तो चलिए अपने टॉपिक की ओर। सबसे पहले मैं बता दूं अंतर्नियम का अर्थ। देखिए, जो कंपनी का जो अंतर्नियम होता है, अंतर्नियम क्या होता है, यानी कि कंपनी द्वारा बनाए गए वे नियम जो कंपनी के प्रबंध सिद्धांत के अंदर में कार्य करते हैं, यानी कि कंपनी के जो इंटरनल कार्य होते हैं उन पर अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, उनको कहते हैं अंतर्नियम। यानी कि कंपनी के द्वारा बनाए गए अपने खुद के नियम ये होते हैं। क्योंकि जो लॉज होते हैं वो तो बना दिए जाते हैं आपके सीमा नियम के अंतर्गत, लेकिन इसमें होता क्या है, इसमें होता है कि जो आपके लॉज हैं, लॉज के अंडर में सब लॉज बनाए जाते हैं इसके अंदर में। ठीक है, यानी कि उप नियम बनाए जाते हैं, एक्सचेंज के रूल्स और रेगुलेशंस निर्धारित किए जाते हैं इसके अंदर में। ये हमारा होता है कंपनी का अंतर्नियम, यानी कि आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करेंगे इसमें क्या कि जो कंपनी के अंदर में जो विषय सामग्री होती है वो क्या होती है, यानी कि कंटेंट्स जो होते हैं, आर्टिकल जो कंटेंट्स होते हैं इसके आर्टिकल्स के, वो कौन कौन से होते हैं। देखिए, मैं आपको बता दूं इसके जो आर्टिकल्स, इसके जो कंटेंट है वो क्या है। सबसे पहली बात ये है जो इसकी विषय सामग्री है, एक कि जहां तक सारणी FGH जो भी है वो लागू होगी, जो सारणी है। दूसरी बात, प्रारंभिक अनुबंध, जो पहला जो कॉन्ट्रैक्ट है, जो एग्रीमेंट है, वो यदि कोई है तो उसको अपनाया जाएगा। ठीक है, और तीसरी बात यह है कि विभिन्न प्रकार के अंश और उनके अधिकार। ठीक, चौथी बात यह है कि जो अंशों को जारी करने और उनको अलॉट करने के नियम, उनका आवंटित करने के जो नियम हैं वो, ये भी इसकी विशेष सामग्री के अंदर आते हैं। ठीक है, और अगली बात मैं बता दूं, जो अंश हैं, शेयर्स हैं, उन पर याचना मांगने के लिए उनका जो याचना है, कॉल अमाउंट है, वो मांगी जाएगी। ठीक है, अब बात करेंगे जो अंश प्रमाण पत्र हैं उनके संबंध में जो नियम है वो इसकी विषय वस्तु के अंदर में आते हैं। और अंशों के अपहरण यानी कि फॉरफीचर्स ऑफ शेयर और समर्पण और उन्हें पुनः जारी करने के नियम इसके अंदर में आएंगे। और अंशों के हस्तांतरण और हस्तांकन यानी कि ट्रांसफर और ट्रांसमिशन के नियम इसके अंदर में फॉलो किए जाएंगे। और निदेशक मंडल और साधारण सभाओं के जो भी नियम है वो इसके अंदर में आएंगे। और प्रति पुरुष यानी कि प्रोक्सी मतदान के नियम इसके अंदर में आएंगे। और जो प्रबंध कर्मचारी होते हैं, निदेशक, प्रबंधक या प्रबंध निदेशक, इन सबकी नियुक्ति और पारिश्रमिक के संबंध में जो रूल्स हैं वो इसके अंदर में आते हैं। और जो कंपनी की कॉमन सील होती है यानी कि सार मुद्रा होती है, उसके प्रयोग के बारे में जो रूल्स हैं वो, और जो डिविडेंड यानी कि डिविडेंड एंड रिजर्व यानी कि लाभांश और संचय के संबंधित जो रूल्स हैं वो यहाँ पे आएंगे। और लेखों और संचय के संबंध में जो नियम है वो भी आएंगे। और जो ऑडिटर्स होते हैं, हमारे ऑडिटर्स की जो अपॉइंटमेंट है, उनकी नियुक्ति जो है, उनके और उनका जो पारिश्रमिक होता है उनसे संबंधित जो रूल्स होते हैं वो आते हैं। और कंपनी के समापन के संबंध में जो नियम होते हैं वो सब जो है कंपनी के अंतर्नियम के अंदर में विषय सामग्री है। जैसे कि मैं बता चुका हूँ, कंपनी का अंतर्नियम का मतलब है प्रबंध तंत्र की नियमों की, उपनियमों की, इनके जो रूपरेखा उसको तैयार करना कंपनी के प्रबंध या प्रबंधकीय स्तर पर। ठीक है दोस्तों, अब बात करेंगे कि जो कंपनी का जो अंतर्नियम है क्या इसमें परिवर्तन किया जा सकता है। देखिए, कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत एक कंपनी को अपने अंतर्नियमों में परिवर्तन करने के लिए बहुत सारी शक्तियां प्रदान की गई हैं। यहाँ तक कि अंतर्नियमों में कोई ऐसा प्रावधान जो कंपनी को अपने अंतर्नियमों में परिवर्तित करने से रोकता है, कानून में बुरा है, क्योंकि कंपनी अपना जो अंतर्नियम बना भी सकती है और परिवर्तित भी कर सकती है, और पूर्ण रूप से अवैध और निष्क्रिय होगा। ठीक है, अगर ऐसा होता है तो वो निष्क्रिय माना जाएगा, डीएक्टिवेट माना जाएगा। अब बात करते हैं अंतर्नियमों के परिवर्तन पर। कुछ नियम है जो लागू होते हैं, कैसे। जैसे नंबर 1 मैं बात करूं कि अंतर्नियमों में परिवर्तन केवल विशेष प्रस्ताव द्वारा पारित किया जाएगा। ठीक है, अगर कोई परिवर्तन होगा, कंपनी एक विशेष प्रस्ताव पारित करेगी और तब जो है वो प्रस्ताव किया जाएगा।
ठीक है, अगली बात करेंगे अंतर नियमों में परिवर्तन अधिनियम या अन्य कानून के विरोध में नहीं होने चाहिए। जो कंपनी अंतर नियम है उनमें जो परिवर्तन है वो अधिनियम या कंपनी अधिनियम के विरोध में नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इससे अगली बात है कि परिवर्तन सीमा पार्षद नियम के विरोध में नहीं होना चाहिए। जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है, एक तो इससे पहले बताया कंपनी लॉ के अगेंस्ट नहीं होना चाहिए, अब मेमोरेंडम आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के विरोध में भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब बात करेंगे जो परिवर्तन है वो अवैध नहीं होना चाहिए। मान लो कोई ऐसा परिवर्तन कर रहे हैं कि कंपनी में लॉटरी चलाने वाला कार्य कर रहे हैं, तो लॉटरी वाला ये ठीक नहीं होता, ठीक है, अवैध माना जाता है। अब बात करेंगे परिवर्तन केवल केंद्र सरकार की अनुमति से होना चाहिए, क्योंकि परिवर्तन जब करते हैं, क्योंकि कुछ मामलों में देखा गया है कि अंतर नियमों में परिवर्तन केवल उस दशा में प्रभावी होता है जब केंद्र सरकार इसे अनुमोदित कर देती है। जैसे मान लो कि एक कंपनी का पंजीकरण कार्यालय एक राज्य से दूसरे राज्य में परिवर्तित करने के लिए जो है अंतर नियमों में परिवर्तन वैध नहीं होगा, क्योंकि जब कंपनी परिवर्तित हो रही है तो उसका जो अंतर नियम है उनमें परिवर्तन होना जरूरी है, क्योंकि उसका ऑफिस भी वहीं पे जाएगा। हालांकि उसकी सूचना रजिस्ट्रार को दे दी जाएगी लिखित में, ये कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 14 के अंदर में डिफाइन किया गया है। ठीक है, जो अब अगली बात करेंगे कि परिवर्तन एक अंशधारी को अतिरिक्त अंश खरीदने के लिए विवश नहीं कर सकता। मान अगर कोई कंपनी चाहे कि भाई ये अंशधारी है, ये जितने शेयर्स इसके पास है उनसे ज्यादा शेयर्स ले, उसको विवश करे, तो वो मान्य नहीं होगा। ठीक है, अब इसके बाद बात करेंगे कि जो अधिकरण है यानी कि जो ट्रिब्यूनल है, ट्रिब्यूनल की परमिशन के बिना सार्वजनिक कंपनी का निजी कंपनी में परिवर्तन नहीं होगा। इसके लिए जो कंपनी ट्रिब्यूनल है उसकी परमिशन लेनी जरूरी होती है। ठीक है, कंपनी परिवर्तन जो परिवर्तन है मतलब जो कंपनी प्राधिकरण है, कंपनी ट्रिब्यूनल है, उसके आदेश के विरुद्ध नहीं होगा। ठीक है, अब जो परिवर्तन है, परिवर्तन कंपनी के समय जो समग्र रूप से लाभ के लिए सदविश्वास से किया जाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि धोखेधड़ी से वो कार्य किया जाना चाहिए। ठीक है, जैसे मैं बता दूं कि एक केस था, प्राउन बनाम ब्रिटिश एवरेसिव व्हील कंपनी थी, यानी प्राउन बनाम ब्रिटिश एवरेसिव व्हील कंपनी 1919 का केस था। इसमें कंपनी ने जारी किए गए अंशों के 90% अंशधारकों को अन्य 10% अंशों को उचित मूल्य पर खरीदने का अधिकार देने के लिए विशेष प्रस्ताव पारित कर दिया। अब न्यायालय ने जो बेचारे जिनके पास बजट ही थोड़ा है, जो कम अल्पमत वाले शेयर होल्डर थे, 10% वाले थे, उनके जो राइट्स थे उनका इन्फ्रिंजमेंट किया जा रहा था, तो माननीय न्यायालय ने उसको अवैध ठहराया, क्योंकि वो जो अधिकार दिया था विशेष प्रस्ताव द्वारा वो कंपनी के लाभ के लिए था, ना कि शेयर होल्डर्स के लाभ के लिए था। ठीक है, अब बात करेंगे हम अगली। परिवर्तन जो होता है अल्पमत अंशधारियों के ऊपर कपट नहीं होना चाहिए, यानी कि कपट के द्वारा ये परिवर्तन नहीं करना चाहिए कि भाई केवल अपने लाभ, व्यक्तिगत लाभ या के उद्देश्य के लिए करना चाहिए। हाँ, कंपनी के लाभ के उद्देश्य के लिए किया जा सकता है, जिसमें क्योंकि कंपनी का लाभ हो रहा होगा तो जो शेयर होल्डर्स है उनका भी लाभ होगा। ठीक है दोस्तों, अगर कंपनी ने कोई अनुबंध किया है तो परिवर्तन के कारण वो अनुबंध भंग नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये थे हमारे इसके नियम। आशा करता हूँ दी गई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। जो कंपनी के परिवर्तन से संबंधित नियम थे आपको एक्सप्लेन कर दिए गए हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वही जो मैं हर वीडियो में कहता हूँ आप समझ गए होंगे। अब नमस्कार, बाय बाय।